गाइस, आज के हमारे केस के विक्टिम का नाम है विल्मा जून निसैन। विल्मा का जन्म 19 अक्टूबर 1954 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जो कि कैलिफोर्निया में है। जब विल्मा सिर्फ 8 साल की थी, उस समय उसकी माँ ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और अब विल्मा और उसकी छोटी बहन मोना अपने पिता के साथ ही रहती थी और उनके पिता उनका कुछ खास ख्याल नहीं रखते थे। दोनों बहनों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और ज़्यादातर उनके पिता जब काम पर जाते थे तो अपनी दोनों बेटियों को बेडरूम के क्लोजेट में ही बंद करके जाते थे। अब विल्मा 10 साल की हो चुकी थी। अब उसे पढ़ना, लिखना, यहाँ तक कि ठीक से खाना पीना भी नहीं आता था, क्योंकि विल्मा ने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। पहले से ही उनके पिता उन दोनों लड़कियों का कुछ खास ख्याल नहीं रखते थे, मगर एक बार जब उनके पिता की जॉब चली गई, उसके बाद तो उनके पिता का उनके तरफ रवैया और बेकार हो गया। अब वो लोग अपने पिता की गाड़ी में रहने लगे थे। गरीबी का आलम ये था कि विल्मा अब गलियों में घूम के लोगों से खाना मांगने लगी थी और जिस समय वो गलियों में भीख मांगा करती थी, उस समय उसकी बहन मोना गाड़ी में अकेली रहा करती थी। दोनों लड़कियां काफ़ी बुरी हालात में थीं, मगर 1964 में फाइनली कैलिफोर्निया की अथॉरिटीज़ को इस सब के बारे में पता लगा और उन लोगों ने इन दोनों लड़कियों को उन बुरे हालातों से बाहर निकाला। इसके बाद विल्मा को कई लोगों ने एज अ फॉस्टर पेरेंट्स अडॉप्ट भी किया। विल्मा वहाँ पर काफ़ी अच्छे से रहती थी, मगर ये समय भी विल्मा के लिए ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। जब विल्मा 20 साल की हुई, उस समय वो प्रोस्टिट्यूशन में घुस गई। प्रोस्टिट्यूशन के दौरान विल्मा को बूट्स के नाम से लोग जानते थे, मतलब कि उसका निकनेम अब बूट्स हो चुका था। प्रोस्टिट्यूशन के चलते विल्मा कई बार अरेस्ट भी हो चुकी थी। साथ ही उसने कई बार अलग अलग आदमियों से शादी भी की थी। 1973 में विल्मा ने डोनाल्ड नाम के आदमी से शादी की, मगर ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। उसके बाद विल्मा एक माइकल नाम के आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई और इसी रिलेशनशिप से विल्मा का पहला बच्चा पैदा हुआ। मगर ये रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। इसके बाद विल्मा ने रॉबर्ट नाम के आदमी से शादी कर ली और इस शादी से विल्मा की एक बेटी पैदा हुई। मगर जल्द ही विल्मा के दोनों बच्चों को उसकी कस्टडी से निकाल लिया गया। फिर 1978 में फाइनली विल्मा ने कैलिफोर्निया छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद वो जॉर्जिया के एटलांटा में चली गई और वहाँ पर वो एक 54 साल के आदमी चार्ल्स से मिली। अब विल्मा चार्ल्स के साथ ही उसी के घर में रहने लगी थी। एटलांटा में आने के बाद विल्मा की माँ की भी उससे कभी बात नहीं हुई और विल्मा के साथ जो भी बुरा हादसा हुआ, उससे पहले उसकी लास्ट लोकेशन थी सियोक्स फॉल्स नाम की एक जगह। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 4 अक्टूबर 1978। इस दिन एक टेलीफोन कंपनी का एम्प्लॉय एक हाईवे पे रोड पर केबल्स बिछा रहा था और उसी समय वो एक बॉडी से टकराया। वो बॉडी एक फीमेल की थी जो कि ज़मीन में एक छोटे से गड्ढे में पड़ी हुई थी। बॉडी की पहचान करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थी। जो फीमेल विक्टिम वहाँ पर मिली थी, उसका लोअर जो वहाँ से गायब था। उसके मुंह में सिर्फ 2 दांत मौजूद थे, बाकी सभी दांतों को तोड़ दिया गया था। जिस जगह से उस लड़की की बॉडी मिली थी, वहाँ पर ज़्यादा सबूत मौजूद नहीं थे। बस उस लड़की के कपड़े वहाँ पर थे और एक रस्सी भी वहाँ पर थी। जिस तरीके से विक्टिम की बॉडी के पास से उसकी पैंट्स और अंडरवेयर मिली थी, उसे देखकर लग रहा था कि उसको मारने से पहले उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की गई हैं। साथ ही जो विक्टिम था, उसके पैरों पर रस्सी बंधी हुई थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि विक्टिम को पास ही की किसी जगह से या फिर किसी व्हीकल से रस्सी की मदद से सरका के उस जगह पर लाया गया और वहाँ पर फेंका गया था। इनिशियल ऑटोप्सी में पता लगा कि विक्टिम का एल्बो उसकी जगह से निकला हुआ था, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि मरने से पहले उसने ज़रूर हाथ पैर मारे थे अपनी जान बचाने के लिए। बॉडी के स्कल में भी फ्रैक्चर पाया गया, राइट आई के बिल्कुल ऊपर। मगर ये कहना मुश्किल था कि विक्टिम की डेथ इस इंजरी से हुई या फिर नहीं। पूरी ऑटोप्सी के बाद ये पता लगा कि बॉडी 1978 के जून मंथ से लेके अगस्त मंथ के बीच में वहाँ पर फेंकी गई थी। एक क्राइम सीन सर्च टीम ने आसपास के इलाकों में इस बॉडी से रिलेटेड छानबीन करना शुरू करी, मगर वो अनसक्सेसफुल रही। फिर जिस गड्ढे में से उस विक्टिम की बॉडी मिली थी, उस गड्ढे की भी छानबीन की गई ताकि उसके मिसिंग टीथ और जो विक्टिम था उसका लोअर जॉ भी गायब था, उसको भी ढूंढने की कोशिश की गई, मगर अगेन वो लोग अनसक्सेसफुल रहे। गाइस, इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए काफ़ी साल हो चुके थे और अब साल था 2006 और 31 जनवरी 2006 के दिन
पुलिस डिपार्टमेंट्स एक नए लेवल पर पहुंची जब एक लैब टेक्नीशियन ने उस विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स की पहचान की, जिसके बाद ये पता लगा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि विल्मा थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता लगा कि जिस समय विल्मा की मौत हुई उस समय वो सिर्फ 23 साल की थी। केस FBI के पास चला गया, जांच जारी थी, मगर विल्मा की बॉडी पर से ज़्यादातर सबूत समय की वजह से और पानी की वजह से धुल चुके थे। इतने सालों तक एक बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया था, मगर फाइनली 2007 में विल्मा की बॉडी को एक्सह्यूम कर दिया गया, क्योंकि अब काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी थी जो कि 1978 में मौजूद नहीं थी। फिर 2016 में इन्वेस्टिगेटर्स ने एक औरत की फ़ोटो रिलीज़ करी, ये कहते हुए कि शायद इस औरत का लेना देना विल्मा की डेथ के साथ हो सकता है। मगर बाद में पता चला कि ये औरत शुगर के नाम से जानी जाती थी और ये सिर्फ एक नॉर्मल एस्कॉर्ट थी। शुगर के साथ साथ एक और एस्कॉर्ट पीचेस का नाम इस केस से जुड़ा। माना जाता है कि शुगर और पीचेस दोनों मिलकर विल्मा को लूटना चाहती थी और उसी लूटपाट के चक्कर में उन दोनों से विल्मा का मर्डर हो गया। गाइस, उस बुरे दिन को हुए जिस दिन विल्मा का मर्डर हुआ था उसको हुए अब 40 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, मगर ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है और काफ़ी मिस्टीरियस है। पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में 8 लोगों का नाम शामिल है, मगर पुलिस के पास इतने एविडेंस ही नहीं है कि वो किसी एक को इस केस का दोषी ठहरा सके। आपकी और मेरी तरह विल्मा की बेटी क्रिसी भी इन्हीं सब सवालों में उलझी हुई है कि आखिर उसकी माँ को किसने मारा है, और वो पूरी जी जान से मेहनत कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो अपनी माँ के किलर का जल्द से जल्द पता लगा सके और अपनी माँ की आत्मा को एक जस्टिस पहुंचा सके। गाइस, आपको ये भी बता दूं कि ये केस हुआ था 1978 में, और पहली बार जब पता लगा कि जो विक्टिम वहाँ पर मिला वो और कोई नहीं बल्कि विल्मा थी, वो बात थी 2006 की। और 1978 से लेके 2006 तक उस विक्टिम का नाम अथॉरिटीज़ ने जेन डो रख दिया था। इसका मतलब इतने सालों तक विल्मा जेन डो के नाम से जानी जा रही थी। गाइस, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि विल्मा का बचपन जैसा बीता था उस वजह से शायद वो प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में चली गई, मगर प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसी मौत डिजर्व करता हो। तो आप लोगों का विल्मा के बारे में क्या कहना है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.